नमस्कार। इससे पहले हमने 1764 में हुए बक्सर के युद्ध के बारे में जाना। अब हम बक्सर के युद्ध के महत्व तथा इसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास किस प्रकार प्रभावित किया, यह युद्ध इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हुआ आदि। यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक मोड़ बिंदु था। इसमें अंग्रेज़ों को निर्णायक विजय प्राप्त हुई थी। एक दृष्टि से इसका महत्व प्लासी से भी अधिक था। इससे अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा और प्रभाव में आशातीत वृद्धि हुई। मुगल सम्राट और वजीर नवाब सिराजुद्दौला दोनों परास्त होकर अंग्रेज़ों की दया पर निर्भर हो गए। प्लासी में तो क्लाइव के षड्यंत्र के कारण बिना लड़े ही अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई थी, परंतु इस युद्ध में अनुभवी सेना नायक सिराजुद्दौला, जिसके पास अंग्रेज़ों की तुलना में 5 गुना सेना थी और एक श्रेष्ठ तोपखाना था, उसको परास्त होना पड़ा। इससे अंग्रेज़ों की सैनिकों की श्रेष्ठता प्रमाणित हो गई। प्लासी के युद्ध में केवल एक नवाब के भाग का फैसला हुआ था और विजय के परिणाम स्वरूप केवल बंगाल के लाभकारी स्रोतों पर कंपनी का अधिकार हुआ था। परंतु बक्सर के युद्ध में 3 प्रमुख व्यक्तियों मुगल सम्राट शाह आलम, मीर कासिम, सिराजुद्दौला के भाग का फैसला हो गया और विजय के फलस्वरूप संपूर्ण अवध सूबे पर भी अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया था। अवध के नियंत्रण से अंग्रेज़ों के लिए उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापना का कार्य सरल हो गया, क्योंकि इसके बाद अवध के किसी नवाब ने अंग्रेज़ों का सामना करने का साहस नहीं किया। इस युद्ध का प्रभाव संपूर्ण भारत पर हुआ। अब अंग्रेजी कंपनी अखिल भारतीय शक्ति बन गई। प्लासी में उसने बंगाल की सेना को परास्त किया था, परंतु बक्सर में उसने उत्तर भारत की श्रेष्ठ सेना को परास्त किया और बाद में अवध तथा मराठों की संयुक्त सेना को परास्त किया। कंपनी की शानदार सैन्य सफलताओं से भारतीय राजनीति में उसका सम्मान तथा भय बढ़ गया। अब इसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल से दिल्ली तक फैल गया और इसी कारण डॉक्टर B.A. स्मिथ ने कहा है कि बक्सर की विजय ने जो पूर्णतः निर्णयात्मक थी, प्लासी के कार्य को पूरा कर दिया। ब्रूम ने लिखा है कि इस प्रकार बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध समाप्त हुआ, जिस पर भारत का भाग्य निर्भर था और जो जितनी बहादुरी के साथ लड़ा गया, परिणामों की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण था। अब बंगाल का नवाब कंपनी के हाथों की कठपुतली था। अवध का नवाब उस पर निर्भर रहने वाला समर्थक मित्र और मुगल सम्राट उसका पेंशनर था। इस युद्ध के महत्व को जानने के बाद में अब हम इलाहाबाद की संधि के बारे में जानेंगे कि वह संधि किस किस के मध्य हुई और कब हुई और उसका क्या महत्व था। बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद बेंसीटार्ट ने शाह आलम को अवध का सूबा देने का आश्वासन दिया, क्योंकि उसने सोचा था कि कंपनी की सीमाओं के पास मुगल साम्राज्य की सेनाएं रहेंगी तो कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। परंतु क्लाइव का मानना था कि अवध को कमज़ोर मुगल सम्राट को दे दिया गया तो अवध में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा और कंपनी को उनसे उलझना पड़ेगा। कुछ लोगों ने दिल्ली पर अधिकार का सुझाव भी दिया, किंतु क्लाइव के अनुसार यह भी सही नहीं था, क्योंकि कंपनी के पास इतने साधन नहीं थे कि वे इतने बड़े भूभाग को संभाल सके। इससे मराठों से भी झगड़ा हो जाता। उसे इस बात का भी भय था कि कहीं बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी उसके हाथ से नहीं निकल जाएं। कुछ लोगों ने मुगल बादशाह को दिल्ली में अपना भाग आजमाने देने की बात कही, परंतु इस स्थिति में भी मराठों का मुगल सम्राट को अपने नियंत्रण में लेने का भय था, क्योंकि वह भले ही नाम मात्र का बादशाह हो, परंतु वह एक वैधानिक शासक था। कोई भी शक्ति उसे अपने नियंत्रण में लेकर फायदा उठा सकती थी। इस समय क्लाइव ने बड़ी ही सूझबूझ और राजनीति का परिचय देते हुए एक मध्यम मार्ग का अनुसरण किया और 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह के साथ इलाहाबाद की संधि की, जिसकी शर्तें हैं
पहली शर्त यह है कि अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिलों को लेकर मुग़ल बादशाह को सौंप दिया गया। अगला, मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। अंग्रेज़ों ने मुग़ल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। इस संधि से कंपनी को वैधानिक रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार मिल गया। अब वे मुग़ल सम्राट के अधिकारी के तौर पर शासन करने लगे। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ भी एक पृथक संधि की। इसके अनुसार कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध शुजा-उद-दौला को लौटा दिया गया। चुनार का दुर्ग अंग्रेज़ों के पास रहने दिया गया। शुजा-उद-दौला ने कंपनी को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का वचन दिया। शुजा-उद-दौला ने भविष्य में मीर कासिम तथा उसके समर्थकों को संरक्षण अथवा नौकरी न देने का आश्वासन भी दिया। अंग्रेज़ों की संरक्षिता में बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत सिंह को पैतृक जागीर के रूप में दी गई। नवाब ने अवध की सीमा में कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की सुविधा दी। इस पृथक संधि के द्वारा कंपनी ने अवध की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया और अवध के नवाब ने कंपनी की सैनिक सहायता का व्यय देना स्वीकार किया। इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लगान वसूल करने और असैनिक न्याय प्रदान करने का अधिकार मिल गया था। निजामत और फौजदारी का न्याय नवाब के अधिकार में रहा। एक नए समझौते के अनुसार निजामत के कार्य के व्यय के लिए कंपनी ने नवाब को 63 लाख रुपए वार्षिक देना भी स्वीकार किया। इलाहाबाद की संधि का महत्व यह है कि इलाहाबाद की संधि क्लाइव की सूझबूझ का प्रमाण थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी को वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। कंपनी किसी साहसिक योजना को हाथ में ले उससे पहले उसे अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाना आवश्यक था। कंपनी के वित्तीय तथा सैनिक साधनों पर पहले से ही काफ़ी दबाव बना हुआ था। कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी, अतः उसके लिए अभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को हाथ में लेना उचित नहीं था। बंगाल की सुरक्षा की समस्या बनी हुई थी। ऐसे समय नए सैनिक अभियानों से कंपनी के व्यापार को भारी हानि हो सकती थी। यदि अवध को कंपनी के अधिकार में ले लिया जाता तो भारत के देशी शासकों में असंतोष फैलने की भी संभावना थी। इस समय कंपनी के पास इतने राज्य का शासन चलाने के लिए योग्य अधिकारी और कर्मचारियों का भी अभाव था। इसके आधार पर इलाहाबाद की संधि को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है कि यह तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए क्लाइव का एक महत्वपूर्ण निर्णय था। इस प्रकार आज हमने जाना कि किस प्रकार बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया और भारतीय इतिहास में इलाहाबाद की संधि का क्या महत्व रहा। धन्यवाद।